हेलो फ्रेंड्स, अमेजॉन सस्पेंशन ये बहुत ही बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अमंग ऑल द सेलर्स ऑन अमेजॉन। बहुत सारे सेलर्स का अकाउंट सस्पेंडेड है, बहुत सारे सेलर्स के एएसआई सस्पेंडेड है और उनको ये नहीं पता है कि इनका रीज़न क्या है, या फिर उनको रीज़न पता है बट उनको वे आउट नहीं पता है कि इससे कैसे निकला जाए। आजकल के सेलर्स का ये बहुत ही कॉमन डिमांड्स हैं कि लिस्टिंग्स कैसे हो सकता है या फिर मेरा अकाउंट रीइंस्टेट कैसे हो सकता है। तो आज उसी को प्रॉब्लम को हम लोग विजिबल करने के लिए अपने सारे रीइंस्टेटमेंट के जितने भी क्लॉज हो सकते हैं, जितने रीइंस्टेटमेंट के रीजंस हो सकते हैं, एक सब्जेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन कैसे बना सकते हैं, ये एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको कोई लगता है कि हमने इस डिटेल्ड वीडियो में किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन लेफ्ट आउट कर दिया है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम आने वाले वीडियोज़ में उसको लेके ज़रूर लाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन चैनल में स्वागत करता हूँ। व्हाट इज अकाउंट सस्पेंशन? तो आइए दोस्तों, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। अकाउंट सस्पेंशन का वो मतलब होता है जब अमेजॉन अपने रिव्यू में ये पाती है कि किसी सेलर ने अपने मैट्रिसेस को क्रॉस किया, यानी ODR, Order defect rate, LDR, late dispatch rate, PCR, pre-fulfillment cancel rate, इसमें 1%, 2% या 2% को क्रॉस किया हो और साथ ही साथ किसी पॉलिसी को उसने वायलेट किया हो तो अमेजॉन उसका सेलर का अकाउंट सस्पेंड कर देती है। जब भी किसी सेलर का अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसका यह मतलब होता है कि वो सेलर की लिस्टिंग्स अमेजॉन के पोर्टल यानी amazon.in पे डीएक्टिवेट हो जाती है। वो सेलर को कोई भी न्यू ऑर्डर्स नहीं रिसीव होते हैं और साथ ही साथ उनकी लिस्टिंग्स अमेजॉन पे न्यू ऑर्डर्स के लिए लाइव भी नहीं रहती हैं। अकाउंट रीइंस्टेटमेंट क्या है? What is account reinstatement? अकाउंट रीइंस्टेटमेंट वो प्रक्रिया है जहां पे सेलर्स अपने सस्पेंडेड अकाउंट की समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट रेडी करते हैं और वो रिपोर्ट प्लान ऑफ एक्शन होती है। In this PDF, you can find detailed information about what is POA, steps to create a POA and structure of POA. We will add this PDF link in description so that you can download and read it. ये रिपोर्ट जब अमेजॉन में सबमिट होता है तो अमेजॉन के सेलर परफॉर्मेंस टीम इसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद अगर सेलर परफॉर्मेंस टीम को लगा कि सारी जानकारी उन्हें मिल चुकी है और वो उस प्लान ऑफ एक्शन से संतुष्ट हैं तो वो सेलर का अकाउंट वो रीइंस्टेट कर देती है। एंड लास्ट विषय है अमेजॉन पे अकाउंट सस्पेंड होने के अलग अलग कारण। Diagram chart for suspension types. Here you can see all types of suspensions with the detailed diagram. We will add this PDF link in description so that you can download and read it. अमेजॉन पे अलग अलग कारणों की वजह से अमेजॉन पे अकाउंट सस्पेंड भी हो सकते हैं। क्या वो कारण है? आइए मैं बताता हूँ। Different reasons for your account suspension. अलग अलग अमेजॉन के सस्पेंशंस के कारण जानने से पहले हम लोग कुछ विषय पे बात करते हैं। जैसा कि हम लोग ने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना है कि अमेजॉन पे सेलर के अकाउंट दो कारण से सस्पेंड हो सकते हैं। एक सेलर कंट्रोलेबल सस्पेंशन रीजंस और एक अमेजॉन कंट्रोलेबल सस्पेंशन रीजंस। ये दोनों सस्पेंशन रीजंस क्या हैं, आइए जानते हैं। सेलर कंट्रोलेबल सस्पेंशन रीजंस, इसमें ODR, LDR, PCR, VTR ये सारे पॉइंट्स आते हैं। Your metrics need to be same as shown in this image. इसका ये मतलब है कि ये सारे ODR, LDR, PCR, VTR ये सारे चीज सेलर खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अमेजॉन का कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है। ये सारे कंट्रोल्स अगर सेलर अपने हाथ से छोड़ देते हैं तो इसका मतलब मैट्रिसेस को क्रॉस कर देते हैं और जब मैट्रिसेस क्रॉस होता है तब अमेजॉन बीच में आता है और शायद सेलर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एंड अमेजॉन कंट्रोलेबल सस्पेंशंस। अमेजॉन कंट्रोलेबल सस्पेंशंस का क्लियर मतलब है कि जिन सस्पेंशंस पे सेलर का कोई हाथ नहीं हो सकता या वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे जितने भी अमेजॉन पॉलिसी कंप्लायंसेस हैं, ये कोई भी सेलर को कंट्रोल में नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन के ही कंट्रोल में है। उस पर जो भी नोटिफिकेशंस आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी कंप्लेंट्स आएगी, वो सेलर को खुद ही सॉल्व करना होगा और उस पर उनका, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है।
एंड Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशंस। सो Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशन से ये मत समझिए कि इस सस्पेंशन पे Amazon का हाथ होता है, नहीं, इसका ये मतलब होता है कि कुछ जो भी पॉलिसी सस्पेंशन है वो Amazon कंट्रोल सस्पेंशन पे आ सकती है, क्योंकि उसमें सेलर का कोई हाथ नहीं हो सकता। किसी सेलर को ये बिल्कुल नहीं पता हो सकता है कि उसको आज या कल या परसों कोई पॉलिसी कंप्लायंसेस आने वाली है, इसलिए हम इसको Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशन बोलते हैं। सेलर कंट्रोलेबल सस्पेंशन, Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशन, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों चीज Amazon में एग्जिस्ट करती है। ये हम लोग ने आपको पहले ही कहा है कि एक्सपीरियंस से हम लोग ने ये फाइंड आउट किया है कि सेलर कंट्रोलेबल सस्पेंशन अलग हो सकते हैं एंड Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशन अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने अभी वीडियो की शुरुआत में कहा था, आज का टॉपिक IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स होने वाले हैं। सो इसको डीप में जानने के लिए हमें ट्रेडमार्क, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रेडमार्क के बारे में हम पहले स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी या व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया उत्पाद या दिया गया सेवा को एक स्पेशल नाम, चिन्ह और पहचान दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर कराई जाती है और इसकी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट की वेबसाइट ट्रेडमार्क इंडिया पे भी देख सकते हैं। सो टोटल ट्रेडमार्क के क्लासेस 45 होते हैं, जिसमें से क्लास 1 से क्लास 34 तक हम लोग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एंड क्लास 34 से क्लास 45 सर्विसेज के कैटेगरी में हम डील करते हैं। सो इससे ये बहुत क्लियर होता है कि ट्रेडमार्क जिस भी व्यक्ति विशेष या कंपनी का होगा वही उसे इस्तेमाल कर सकता है। सो Amazon में कई सेलर्स इस तरह की गलती जरूर करते हैं, जहां पे वो किसी के द्वारा लिया गया प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश या फिर अपने प्रोडक्ट पे उनका लिया हुआ ट्रेडमार्क डालने की गलती कर देते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तब सामने वाले सेलर, जिसको हम लोग राइट ओनर्स बोलते हैं, वो एक कंप्लेंट फाइल करते हैं Amazon से, जो कि हम लोग IPR बोलते हैं या फिर इन्फ्रिंजमेंट भी बोल सकते हैं। एंड उस कंप्लेंट के तहत पे Amazon सामने वाले सेलर के ऊपर ये एक्शन लेती है या उनका अकाउंट या फिर उनका ASIN सस्पेंड कर देती है। सो जब भी एक सेलर किसी और सेलर के रजिस्टर्ड ब्रांड को यूज करने की कोशिश करता है, तब उस पे IPR कंप्लेंट्स आ सकता है। वो यूज कैसे हो सकता है? या वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के इमेजेस यूज कर रहा हो, यो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम यूज कर रहा हो, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम पे सेल कर रहा हो, ये सारी गतिविधियां गलत हैं, जिसकी वजह से वो सेलर कंप्लेंट्स फाइल होती है और उस कंप्लेंट को सही माना जाने के बाद Amazon सामने वाले सेलर को दोषी पाता है और उसका ASIN या अकाउंट सस्पेंड कर देता है। सो दोषी पाने जाने पे जब Amazon उस सेलर को नोटिफिकेशन सेंड करता है, जिसे हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे भी देख सकते हैं, और सेम इंफॉर्मेशन हम ऊपर जाके अकाउंट हेल्थ पे भी जरूर देख सकते हैं। ये जितने भी कंप्लेंट्स किसी भी सेलर को मिलती है, ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन और अकाउंट हेल्थ पे जाके इसकी क्लैरिटी हम ले सकते हैं। सो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, अकाउंट हेल्थ पेज पे जब हम जाते हैं तो हमें दो तरीके के IPR दिखते हैं। एक सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरा रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो सस्पेक्टेड IPR को हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। जब Amazon के द्वारा किसी भी लिस्टिंग का समीक्षा की जाती है और उस समीक्षा में उसे ये पता चलता है कि ये सेलर ने गलती से या जानबूझ के किसी और के ब्रांड नेम को अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड किया है, तब Amazon उस सेलर को सस्पेक्टेड IPR का एक नोटिस सेंड करता है, जहां पे वो सामने वाले सेलर को ये भी बताता है कि उसने कहां पे उस प्रोडक्ट का मिसयूज किया है एंड उस पे एडिट आउट करने के बाद वो लिस्टिंग वापस लाइव होने के नेक्स्ट स्टेप्स भी दिए जाते हैं। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसे कहते हैं जब Amazon के द्वारा किसी भी लिस्टिंग को समीक्षा की जाती है और उस समीक्षा में Amazon को ये पता चलता है कि उस सेलर ने अपनी लिस्टिंग में किसी और का ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क को यूज किया है, तब Amazon उस सामने वाले सेलर को एक नोटिस भेजती है, जहां पे उसके द्वारा लिस्टिंग में की गई गलती को बताया जाता है और साथ ही साथ उस लिस्टिंग को कैसे सुधारा जाए इसके बारे में भी स्टेप्स मेंशन की जाती है। और रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्क्रीन द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है जिसके पास इसके दिया हुआ प्रोडक्ट्स के का ट्रेडमार्क या फिर लाइसेंस है, और इसका ट्रेडमार्क या ब्रांड को ये व्यक्ति किसी अपने लिस्टिंग में या तो यूज कर रहा हो या फिर इन्हीं की लिस्टिंग को बेचने की कोशिश कर रहा हो, तब यह व्यक्ति Amazon पे जाके इन्फ्रिंजमेंट फाइल करता है
उस इन्फ्रिंजमेंट की फाइल की समीक्षा के बाद अगर अमेज़न को लगता है कि ये राइट ओनर्स की बात सच है, तो इस सेलर को एक नोटिस जाता है और साथ ही साथ उनके अकाउंट हेल्थ पे वो कंप्लेंट भी फाइल हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। उस कंप्लेंट के आने के बाद इस सेलर को अपने ये कंप्लेंट को अमेज़न से हटवाना पड़ता है। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे सॉल्व करें, आइए जानते हैं। ये अमेज़न के द्वारा दिए गए 2 एसओपी के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आइए हम पहला एसओपी जानते हैं। जब ये राइट ओनर्स अपना कंप्लेंट अमेज़न से वापस ले लेते हैं मेल करके, तब ये सेलर का कंप्लेंट वापस हो जाता है। बट ये सेलर कंप्लेंट लेने के बाद कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होता है। ये सेलर को एक प्लान ऑफ एक्शन ड्राफ्ट करके अमेज़न को सेंड करना पड़ता है, जहां पे वो बताना पड़ता है कि फ्यूचर में इस तरह के कंप्लेंट्स को या फ्यूचर में इस तरह की गई गलतियों को वो सेलर कैसे रोक सकता है। ये एक प्लान ऑफ एक्शन में ड्राफ्ट करके अमेज़न को सेंड करना पड़ता है। सो ये एक तरीका हुआ जहां पे हम रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या कहा जाता है, आइए बात करते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसलिए बनाया जाता है जब ये राइट ओनर्स इस सेलर के द्वारा दिए गए एक मेल को या फिर जब ये सेलर एक रिक्वेस्ट करता है कि आप एक कंप्लेंट रिट्रैक्ट कर लीजिए और ये सेलर शायद अनरीचेबल हो या आंसर नहीं कर रहा हो उसका, तब ये सेलर डायरेक्टली अमेज़न से एक प्लान ऑफ एक्शन में ये सारी चीजें मेंशन करते हुए और फ्यूचर में इस चीज को कैसे रोके, ये सारी चीज एक डिटेल में वो बता के एक्सप्लेन करता है, तब ये कंप्लेंट उस सेलर के लिए रिजॉल्व हो जाती है। और अब हम आते हैं इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स पे। इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स होते हैं जहां पे एक बायर को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा ऑर्डर किए हुए किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट की जगह उसे कोई नॉन ब्रांडेड या फिर किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट मिला हो, तब वो बायर अमेज़न से इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स की कंप्लेंट फाइल करता है, जहां पे वो कहता है कि उसे जो दिखाया गया प्रोडक्ट वो उसे रिसीव नहीं हुआ है। तो फिर अमेज़न उस बायर की कंप्लेंट को एक्नॉलेज करता है और उस एक्नॉलेजमेंट के बाद उस सेलर के अकाउंट पे एक नोटिस भेजता है, जो कि हम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन एंड अकाउंट हेल्थ के पेज पे देख सकते हैं। अमेज़न इस नोटिफिकेशन में यही कहता है कि आपके अगेंस्ट एक बायर ने इनऑथेंटिक इश्यूज को कंप्लेंट फाइल किया है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको अमेज़न को इनवॉइस भेजना पड़ेगा एंड वो इनवॉइस 365 दिन पुराना होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उस इनवॉइस में उस प्रोडक्ट की इतनी वॉल्यूम मेंशन होनी चाहिए जितना उस सेलर ने 365 डेज में बेचा गया। ये रिसीव होने के बाद अमेज़न उस इनवॉइस को रिव्यू करता है या हम कह सकते हैं समीक्षा करता है। उस समीक्षा के द्वारा उसे सभी कुछ चीजें सही लगती है तो कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देता है, नहीं तो उस ब्रांडेड चीज के अलावा अमेज़न इनवॉइस के अलावा ऑथराइजेशन लेटर भी सामने वाले सेलर से मांग सकता है। बट दोस्तों याद रहे, सिर्फ इनवॉइस एंड ऑथराइजेशन लेटर से ये कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती है। अमेज़न को प्लान ऑफ एक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, जहां पे हम अपनी गलतियां क्या किए हैं ये मेंशन करते हैं और उस गलतियों से हम क्या सीखे हैं एंड सामने ये गलती क्यों नहीं होनी चाहिए ये हम मेंशन करते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। इस इनऑथेंटिक कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए अमेज़न द्वारा मांगा गया इनवॉइस को सेलर को सबमिट करना पड़ता है। जब ये इनवॉइस सबमिट हो जाता है तो अमेज़न उस इनवॉइस की समीक्षा करता है। उस समीक्षा में अगर अमेज़न को सभी से कुछ सही लगता है तो वापस उस एएसआईन को एंड वो कंप्लेंट को क्लोज कर देता है, उस एएसआईन को एक्टिव कर देता है। बट अगर किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट में अमेज़न को लगा कि सिर्फ इनवॉइसेस से शायद इसकी अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं हो सकती है, तो फिर अमेज़न ऑथराइजेशन लेटर की डिमांड भी करता है और उस ऑथराइजेशन लेटर के साथ सेलर को एक प्लान ऑफ एक्शन भी अमेज़न को सबमिट करना पड़ता है, जहां पे उसने अपनी क्या क्या गलतियां की, वो गलतियां क्यों हुई और फ्यूचर में वो गलती को कैसे सुधारेगा, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। और ये सारी चीजों के बाद अगर अमेज़न की समीक्षा में उसे सभी कुछ सही लगा तो वापस वो कंप्लेंट रिजॉल्व कर देता है और उस एएसआईन को वापस उस सेलर के लिए एक्टिव कर देता है। Amazon रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन Amazon बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट ये सेक्शन 3 के तहत ही आता है। इस तहत के अंदर Amazon के सेलर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है
उस रीजन के कारण कि उसका एक लिंक या उससे एक दूसरे अकाउंट से रिलेटेड पाया गया है। Amazon सेलर अकाउंट में तभी कोई अकाउंट रिलेटेड में पाया जाता है जब उसे कुछ चीजों में दो अकाउंट में सेम चीज मेंशन की हो, ये Amazon को पता चल जाता है या Amazon अपने रिव्यू में इस चीज को पाते हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि ये सारे रीजंस क्या क्या होते हैं। ये सारे रीजंस, पहला सेम आईपी एड्रेस होना, सेम मैक एड्रेस होना, सेम ईमेल आईडी होना या सेम फोन नंबर होना, सेम बैंक अकाउंट होना, सेम जीएसटी होना या फिर जीएसटी डिफरेंट होना लेकिन पैन कार्ड सेम होना। तो ये सारे रीजंस अगर किसी अकाउंट में पाए जाते हैं तो उसे रिलेटेड केस के अंदर सस्पेंड किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि Amazon की पॉलिसीज क्या हैं रिलेटेड अकाउंट पे। तो सबसे पहले Amazon ये कहता है या कोई भी मार्केट प्लेस यही कहता है किसी भी एक इंडिविजुअल के पास एक ही सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने का अधिकार होता है। अगर कोई सेलर इस अधिकार को मिसयूज करता है या फिर उसने अपना ही कोई डिटेल्स दूसरे अकाउंट, तीसरे या चौथे अकाउंट में डालने की कोशिश करता है और Amazon को जब ये डिटेल्स पता चल जाती हैं, Amazon उसका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। इसका यही मतलब है कि Amazon पॉलिसीज के अकॉर्डिंग किसी भी एक इंडिविजुअल के पास एक पैन कार्ड और एक जीएसटी के साथ ही वो बिजनेस कर सकता है। और Amazon की पॉलिसीज यही कहती है कि किसी भी दो सेलर का जब अकाउंट हुआ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो प्राइमरी अकाउंट Amazon बोलती है कि ये पहले रीइंस्टेट करो। अगर ये अकाउंट रीइंस्टेट होता है तब सेकेंडरी अकाउंट पे आप वर्क कर सकते हो या फिर रीइंस्टेटमेंट पे आप वर्क कर सकते हो। Amazon के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्राइमरी अकाउंट पे वर्क करना चाहिए। जब प्राइमरी अकाउंट पे हमें सक्सेस या रीइंस्टेटमेंट मिलती है तब फिर हमारे लिए सेकेंड अकाउंट के लिए रास्ता खुलता है। और साथ ही साथ अगर कोई दो सेलर अकाउंट एक्टिव ही है और रिलेटेड ही है तो एक प्राइमरी अकाउंट हुआ, एक सेकेंडरी अकाउंट हुआ, तो Amazon के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या वो दोनों बंद हो सकती है? इसका जवाब नहीं है। Amazon के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सेकेंडरी अकाउंट Amazon बंद कर देता है क्योंकि वो यही कहता है कि आपका ऑलरेडी एक Amazon के साथ एक सेलर सेंट्रल अकाउंट चल रहा है, आपने उसी अकाउंट के साथ एक दूसरा अकाउंट खोल लिया है, इस वजह से हम आपका सेकेंडरी अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं, आप प्राइमरी अकाउंट के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आती हैं जहां पे सेलर्स बोलते हैं कि मुझे प्राइमरी अकाउंट पे अब कोई वर्क नहीं करना है, मुझे सेकेंडरी अकाउंट पे ही वर्क करना है और उन्हें सेकेंडरी अकाउंट ही एक्टिवेट चाहिए। तो ये एक्टिवेशन कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं। ये एक्टिवेशन करने के लिए हम Amazon के पास या Amazon के थ्योरी के हिसाब से इस तीन चीज पे वर्क कर सकते हैं। पहला, टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लेटर। टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लेटर वो होता है जहां पे सेलर उस लेटर में ये मेंशन करते हैं कि उनका वो प्राइमरी अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है एंड जो भी रिलेशन था वो टर्मिनेट हो चुका है। सेकेंड, सेल्स डीड एग्रीमेंट। सेल्स डीड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जहां पे वो सेलर ने अपने प्राइमरी अकाउंट पे कोई पार्टनरशिप से बिजनेस स्टार्ट किया हो एंड वो पार्टनरशिप उसने एंड कर दिया हो और वो बिजनेस की ओनरशिप वो सामने वाले सेलर या फिर अपने पार्टनर को पूरी तरह से दे दिया गया हो। तो उस सेल्स डीड एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो प्राइमरी अकाउंट से रिलेटेड थे, अब वो प्राइमरी अकाउंट से उनका कोई रिलेशन नहीं बचा है। एंड थर्ड, ये जो कि बहुत सिंपल है, मतलब कि आपको अपना प्राइमरी अकाउंट Amazon पे परमानेंटली क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपका प्राइमरी अकाउंट भी सस्पेंड पड़ा है तो इसका यह मतलब है कि आपको अपने प्राइमरी अकाउंट को पहले रीएक्टिवेट करना होगा, फिर उसे क्लोजर के लिए Amazon को रिक्वेस्ट देना होगा और जब वो अकाउंट क्लोज हो गया होगा तब फिर आप अपने सेकेंडरी अकाउंट के रीइंस्टेटमेंट के लिए Amazon से अपील कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शंस के अंदर आज हम 4 विषय पे बात करने वाले हैं। पहला विषय है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कंप्लेंट्स, दूसरा विषय यूज्ड आइटम सोल्ड एज न्यू कंप्लेंट्स, तीसरा विषय रॉन्ग आइटम्स कंप्लेंट एंड चौथा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशंस कंप्लेंट्स। तो चलिए अब हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कंप्लेंट्स के बारे में शुरू करते हैं। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स होती हैं जहां पे बायर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स रिसीव होने की कंप्लेंट्स कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स कौन से हो सकती है? ये प्रोडक्ट्स खाने के पदार्थ भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट्स दवाई भी हो सकती है। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाए, जो बायर कंज्यूम कर रहा है या खा रहा है या उसे यूज कर रहा है, उसे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कंप्लेंट्स के अंदर आ सकता है। या जिस प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी की आइटम या एक्सपायरी डेट दी हुई है, ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कंप्लेंट उस पे अप्लाई होता है।
अक्सर हम सेलर से भी ये सुनते कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने शिप किया है वो एक्सपायर्ड नहीं था। क्या अमेजॉन का स्टैंडर्ड्स है जो ये बताता है कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स ये होना चाहिए या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ये नहीं होना चाहिए? इसका बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। अमेजॉन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिस भी प्रोडक्ट का जिसका शेल लाइफ 30% बचा हुआ है उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी से, वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं माना जाएगा। और जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट 30% ऑफ शेल लाइफ के अंदर आती है वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड माना जाएगा। तो आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट जिसकी शेल लाइफ 100 डेज है वो उसके बायर को 70 दिन से पहले रिसीव होती है तो वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कंप्लेंट के अंदर नहीं माना जाएगा। बट अगर वही प्रोडक्ट उसको 70 दिन बाद रिसीव होती है, इसका मतलब उसकी शेल लाइफ 30% से कम है, तो डेफिनेटली वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कंप्लेंट के अंदर माना जाएगा। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड सस्पेंशंस के अंदर दूसरा टॉपिक है वो है यूज्ड आइटम सोल्ड एज न्यू कंप्लेंट्स। तो जैसे कि ये नाम खुद ही अपने बारे में बताना चाह रहा है कि अगर किसी बायर को यूज किया हुआ आइटम या फिर सही कंडीशन में आइटम नहीं मिली हो तो वो अमेजॉन पे एक कंप्लेंट फाइल करता है जिसे हम यूज्ड आइटम सोल्ड एज न्यू कंप्लेंट्स को कहते हैं। ये कंप्लेंट्स किस लिए आती है एक सेलर के ऊपर, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। जब सेलर के द्वारा प्रोडक्ट पैकेजिंग सही ढंग से ना की गई हो और ट्रांजिट में उस पे काफी धूल, मिट्टी, डस्ट ये लग गई हो तो फिर बायर को ये भी लगता है कि उसे यूज्ड आइटम मिला है। या फिर कोई कस्टमर रिटर्न या कुरियर रिटर्न का प्रोडक्ट को सेलर ने बिना चेक किए वापस रीपैक करके बायर को भेज दिया हो तो उस प्रोडक्ट में भी शायद यूज्ड आइटम सोल्ड एज न्यू कंप्लेंट आ सकती है, क्योंकि शायद सेलर ने रिटर्न किया और प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं चेक की हो। इस यूज्ड आइटम सोल्ड एज न्यू प्रोडक्ट्स की कंप्लेंट से बचने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम हर प्रोडक्ट जो कि पैक कर रहे हैं उसे एक बार खोल के क्वालिटी चेक जरूर कर लें। ये क्वालिटी चेक करने के बाद ये कंप्लेंट आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और साथ ही साथ पैकेजिंग सेलर को इंप्रूव भी करनी होगी। ये दो चीज अगर कोई सेलर फॉलो करता है तो उसे ये कंप्लेंट आने की संभावना काफी कम हो जाती है। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड सस्पेंशन के अंदर जो तीसरा टॉपिक है वो है रॉन्ग आइटम रिसीव्ड कंप्लेंट्स। रॉन्ग आइटम रिसीव्ड कंप्लेंट्स क्या होती है ये खुद ही आप जान सकते हैं कि कस्टमर ने जो ऑर्डर किया हो वो उसे ना मिला हो। ये अमेजॉन की पॉलिसीज या अमेजॉन भी अपने इस पॉलिसी पे काफी स्ट्रिक्ट है। अमेजॉन ये क्लियरली बोलती है अपने सेलर्स को कि जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं amazon.in पे वही प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, इवन इमेजेस भी आपको वही डालना है ताकि जो कस्टमर ने ऑर्डर किया हो उसे वही मिले। रॉन्ग आइटम कंप्लेंट्स से कैसे बचें या ये कंप्लेंट्स आपके पास ना आए, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला तरीका कि आप वही प्रोडक्ट अमेजॉन पर लिस्ट करें और वही प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करें जो आपके पास है और उसी के एग्जैक्ट और सही डिटेल्स अमेजॉन के कैटलॉग पेज पे भी मेंशन होनी चाहिए। और दूसरा, जो प्रोडक्ट्स किसी प्रोडक्ट्स पे आप अपने निम्नलिखित स्थान फिक्स कर लें ताकि आपके स्टाफ को पता चले कि अगर उसकी ऑर्डर रिसीव हुई है वो उस रिक्त स्थान से उठाए, पैक करें और शिप करें। ये दो चीज पे आप ध्यान रखें तो आपका रॉन्ग आइटम कंप्लेंट्स ना आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना काफी कम हो सकती है। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड सस्पेंशंस के अंदर हमारा आखिरी टॉपिक है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी वायलेशंस। जैसा कि अमेजॉन पे कोई कैटेगरी को बेचने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसी तरह अमेजॉन पे कोई कैटेगरी बेचने पे अमेजॉन के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती है। अमेजॉन पे सेलर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड किया गया है या हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। वो हैं सेलफोन्स और उनके द्वारा दिया हुआ सर्विसेज, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या मेडिसिन्स, गन्स, एम्यूनिशंस, एडल्ट टॉयज एंड कंटेंट्स या फिर सबसे लास्ट फोटो प्रोसेसिंग। जब भी कोई सेलर रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को अमेजॉन पे लिस्ट कर देता है अमेजॉन उसको रिव्यू करता है। उसके रिव्यू के बाद अमेजॉन को यह पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो न्यूली लिस्टेड है ये रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर आती है तो अमेजॉन तुरंत उस एएसआई को सस्पेंड या फिर सप्रेस कर देता है और सामने वाले सेलर को उसे ना बेचने की हिदायत देता है। बट अगर वो सेलर उस प्रोडक्ट को रॉन्गली लिस्टेड करता है
तो इसका यह मतलब है कि Amazon उसे यह भी बोल सकती है कि आप इसे एडिट कर लें, इसे सुधार लें और सुधारने के बाद हमें एक मेल करें। उस मेल की जांच के बाद अगर ये सारी चीजें सही पाई जाएगी तो आप उस प्रोडक्ट को वापस सेल कर सकते हैं। आज के हम लोग इस 5वें वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आइए जानते हैं। पहला टॉपिक ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट, दूसरा टॉपिक LDR लेट डिस्पैच रेट, तीसरा टॉपिक प्री फुलमेंट कैंसिलेशन रेट PCR और चौथा टॉपिक सेलर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। आज का सबसे पहला विषय है ऑर्डर डिफेक्ट रेट ODR, और ये Amazon पे 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी सेलर का ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से ज्यादा चला जाता है तो उसकी अकाउंट सस्पेंड होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है या फिर उसकी अकाउंट Amazon के द्वारा सस्पेंड कर दी जाती है। ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट 3 मुख्य कारणों की वजह से बढ़ता है। पहला कारण नेगेटिव फीडबैक, दूसरा कारण A to Z क्लेम्स, तीसरा कारण चार्जबैक क्लेम। ऑर्डर डिफेक्ट रेट 60 डेज के अंदर कैलकुलेट की जाती है। ये 60 डेज के अंदर अगर किसी ऑर्डर आईडी पे नेगेटिव फीडबैक आया है तो वो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर किसी ऑर्डर आईडी पे A to Z क्लेम्स आया है और वो उसका रेजोल्यूशन सेलर के अगेंस्ट में हुआ है तो ये ODR के अंदर माना जाएगा। और अगर वो 60 डेज के अंदर सेलर को चार्जबैक क्लेम रिसीव की जाती है तो वो भी ODR के अंदर माना जाएगा और जिससे उस सेलर का ODR इंक्रीज हो। आपका ये सवाल भी रहा होगा कि ODR कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। जो 60 डेज के अंदर जो ऑर्डर आईडीज हैं उनका टोटल निकाला जाता है और उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और जिस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट डिफेक्ट पाया गया उसे हमें न्यूमरेटर में कहते हैं और ये सिंपल तरीके से हम लोग परसेंटेज में ODR निकाल सकते हैं। अगर किसी भी सेलर को उस 60 डेज के अंदर ना ही कोई नेगेटिव फीडबैक आया हो, ना ही कोई A to Z क्लेम आया हो और ना ही कोई चार्जबैक क्लेम आया हो तो उस सेलर का ODR 0 रहता है। बट अगर किसी सेलर को उस 60 डेज के अंदर कोई नेगेटिव फीडबैक आया हो, A to Z क्लेम आया हो या चार्जबैक क्लेम आया तो डेफिनेटली उसका ODR में कुछ वैल्यू रहेगा। दूसरा विषय जो आज इस वीडियो में होने वाला है वो है LDR लेट डिस्पैच रेट। ये लेट डिस्पैच रेट Amazon पे 2% से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। अगर किसी सेलर का LDR 2% से ज्यादा एक्सीड होता है तो फिर Amazon उस सेलर का अकाउंट सस्पेंड कर सकती है। जब भी किसी सेलर को कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसे परचेज डेट के साथ साथ शिप बाय डेट एंड डिलीवरी डेट भी मेंशन की जाती है। अगर कोई सेलर वो शिप बाय डेट पे नहीं कोई ऑर्डर शिप करता है और उस डेट के बाद अगर कोई ऑर्डर शिप करता है तो उसका वो ऑर्डर LDR यानी लेट डिस्पैच के अंदर आ जाता है। अगर किसी सेलर का शिप बाय डेट के अंदर ही प्रोडक्ट शिप हुआ हो लेकिन बायर को डिलीवरी डेट के बाद अगर ऑर्डर रिसीव हुआ हो तो क्या ये सेलर का LDR में मेंशन होगा? नहीं होगा, बिकॉज वही ऑर्डर आईडी मेंशन होंगे LDR में जो शिप बाय डेट को क्रॉस कर चुके हैं। रेस्ट अगर कोई सेलर शिप बाय डेट के अंदर ही ऑर्डर को शिप कर रहा हो तो उसका LDR 0 रहेगा। इस वीडियो में हमारा तीसरा विषय है PCR मतलब प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। इसका मतलब जिस ऑर्डर आईडी को सेलर द्वारा ही कैंसिल किया गया हो उसे हमें PCR यानी प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट बोलते हैं। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट के बढ़ने के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण जब कोई सेलर को ऑर्डर रिसीव हो और वो शिप बाय डेट को भी क्रॉस कर चुका हो और शिप बाय डेट क्रॉस होने के बाद भी वो सेलर उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर रहा हो तो Amazon उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। PCR बढ़ने का दूसरा मुख्य कारण है जब कोई सेलर के पास कोई ऑर्डर रिसीव होता है और वो ऑर्डर को वो कैंसिल कर देता है बिना बायर के ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आए बिना, तो वो ऑर्डर आईडी PCR के अंदर आ जाती है। Amazon पे कोई भी सेलर 2% तक PCR को मेंटेन कर सकता है, बट अगर उसकी PCR यानी प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट 2% से ज्यादा एक्सीड हो जाती है तो उस सेलर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर Amazon उस सेलर को एक वार्निंग देती है और अकाउंट को एट रिस्क पे रखती है। जब तक वो सेलर उस वार्निंग को एड्रेस नहीं करे अकाउंट रिस्क पे ही रहता है। अगर कोई सेलर उस रिस्क को एड्रेस करना भूल जाए तभी Amazon उसके अकाउंट को सस्पेंड कर सकती है। Amazon प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट को एकदम सीरियसली लेता है, बिकॉज अगर किसी सेलर ने किसी बायर का ऑर्डर उसके ऑर्डर रिक्वेस्ट आने से पहले ही कैंसिल कर दिया हो तो बहुत बड़ा डिसैटिस्फैक्शन बायर्स के लिए होता है। इसी डिसैटिस्फैक्शन को लेते हुए Amazon ने PCR पे पेनल्टी चार्जेस भी लगाया हुआ है। क्या चार्जेस है आइए बताते हैं कि किसी भी ऑर्डर पे
ESD एस्टिमेट शिपमेंट डेट से पहले अगर वो ऑर्डर सेलर कैंसिल करता है तो 100% ऑफ द कमीशन फी सेलर को पेनाल्टी के द्वारा चार्ज की जाएगी। और अगर कोई सेलर ESD एस्टिमेटेड शिपमेंट डेट के बाद ऑर्डर कैंसिल करता है सो 150% ऑफ द कमीशन फी अमेज़न चार्ज करती है वो सेलर से एज अ पेनाल्टी ऑफ PCR। सो सेलर्स अपनी PCR के पेनाल्टी अगर किसी पे लगी है तो वो रिपोर्ट्स टैब के अंदर पेमेंट सेक्शन के अंदर जाके उस पेनाल्टी को वो देख सकते हैं। और चौथा विषय इस वीडियो का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारे सेलर्स के अक्सर इस विषय के अंदर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और उन सेलर्स को शायद ये पता भी नहीं होता है कि किस रीजन से उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। ये रीजन है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी सस्पेंशन। ये भी सेक्शन 3 ऑफ Amazon बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट के अंदर आता है। Amazon फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी सस्पेंशन के अंदर सेलर सेंट्रल एक्सेस ही रिवोक कर दिया जाता है। इट मींस हटा दिया जाता है। सेलर अपने सेलर सेंट्रल पे अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड द्वारा लॉगिन नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने अकाउंट में झांक सकते हैं, पेमेंट देख सकते हैं या आए हुए ऑर्डर्स को देख सकते हैं। इसका मतलब सेलर को उनके अकाउंट से कंप्लीटली हटा दिया जाता है। और ये भी सस्पेंशन Amazon बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर आता है। तो सेलर्स अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में कुछ गतिविधियां ऐसे करते हैं जो कि Amazon सेलिंग पॉलिसीज के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाती है, तब उस सेलर का अकाउंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में Amazon सस्पेंड कर देता है। सो गलत गतिविधियां क्या हो सकती हैं, आइए जानते हैं। जब Amazon अपने रिव्यू में ये पाता है कि किसी रिफंडेड ऑर्डर आईडी पे उस सेलर को ना ही उस बायर का रिटर्न रिक्वेस्ट आया हो, ना ही उस बायर का कोई नेगेटिव फीडबैक आया हो और ना ही उस बायर का कोई मैसेज बायर सेलर कम्युनिकेशन में आया हो, लेकिन तब भी उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट रिफंड इनिशिएट किया गया हो, तो Amazon उस एक्टिविटी को गलत मानती है और उसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर डिक्लेयर करती है। दूसरी गलत गतिविधि, जब Amazon को ये पता चलता है कि कोई सेलर अपने आए हुए ऑर्डर्स को डिस्पैच या फुलफिल नहीं कर रहा हो, तब भी उस सेलर के लिए Amazon फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज डिक्लेयर कर सकती है। या फिर उस सेलर ने ऑर्डर डिस्पैच किया लेकिन ट्रैकिंग आईडी उसने गलत डाली हो और ये पता होने पे Amazon भी इसको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर मानती है और उस सेलर का अकाउंट या सेलर सेंट्रल एक्सेस रिवोक कर देती है। सेलर सेंट्रल अकाउंट का एक्सेस रिवोक होते ही यानी सेलर सेंट्रल का अकाउंट का एक्सेस Amazon द्वारा हटाए जाने पे ही सेलर को एक ऑटोमेटिक मेल ट्रिगर होता है जो उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे Amazon भेजती है। उस मेल में कैसे किसी सेलर का वापस रीइंस्टेटमेंट या अकाउंट कोई सेलर अपना वापस कैसे कर सकता है उसकी डिटेल्स दी जाती है। अगर कोई सेलर को वो मेल नहीं रिसीव होती है, ये भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्पैम में जाके जरूर चेक करे, बिकॉज Amazon SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर द्वारा ये मेंशन जरूर किया गया है कि किसी भी सेलर का जब लॉगिन एक्सेस रिवोक किया जाता है तो उसे एक ऑटोमेटिकली ईमेल ट्रिगर कर दी जाती है। ईमेल आईडी सेंड होते ही सेलर को मेल पे ये रिसीव होता है कि उसके आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए और वो स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद उसे किस ईमेल आईडी पे एक प्लान ऑफ एक्शन भेजना चाहिए। कि सस्पेंशंस क्या होते हैं। हम लोग ने ये जाना कि Amazon में कितनी तरह के सस्पेंशंस होते हैं। हम लोग ने हर सस्पेंशंस के बारे में डिस्कस किया और वो सस्पेंशन से कैसे बचा जाए ये भी जानने की कोशिश की। सो दोस्तों, अब आपका ये सवाल रहा होगा कि हम लोग ने रीइंस्टेटमेंट पे सारे वीडियोस एंड सारे टॉपिक डिस्कस किया, बट प्लान ऑफ एक्शन जो रीइंस्टेटमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन नहीं किया। बट दोस्तों, उम्मीद मत हारिए, ये वीडियो उसी पे है। आज के वीडियोस में हम लोग प्लान ऑफ एक्शन पे वर्क करने जा रहे हैं। POA यानी प्लान ऑफ एक्शन किसी भी सेलर के अकाउंट को रीइंस्टेटमेंट करने के लिए या रीइंस्टेट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस प्लान ऑफ एक्शन में हम ये डिस्कस करते हैं कि सेलर ने कहां-कहां अपने अकाउंट में गलतियां की और उसने अपने गलतियों को सस्पेंशन होने के बाद कैसे सुधारा। ये डिस्कशन प्लान ऑफ एक्शन में मेंशन होता है। किसी भी प्लान ऑफ एक्शन या POA को बनाने के लिए 3 मुख्य आधार या 3 मुख्य प्रश्न पे बनाया जाता है। पहला प्रश्न कि सेलर ने क्या क्या गलतियां की। दूसरा प्रश्न, सेलर ने अपनी सस्पेंशन होने के बाद उस गलतियों पे कैसे कैसे सुधार किया। और तीसरा, फ्यूचर में वो इस तरह की गलती या किसी और तरह की गलती अपने सेलर अकाउंट पे ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक प्लान ऑफ एक्शन में। सो जब भी आप कोई प्लान ऑफ एक्शन या POA Amazon को भेजने के लिए ड्राफ्ट या बना रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। पहला पॉइंट, संक्षिप्त होना, मतलब कम शब्दों में काफी चीज को बयान कर देना। दूसरा, पीढ़ी साबित करना,
मतलब कभी भी अपने प्लान ऑफ एक्शन में ऐसा ना बयान करना कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है और आप एक पीड़ित हैं जो आपके अकाउंट के साथ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें प्लान ऑफ एक्शन में होना जरूरी नहीं है और इन सभी चीजों का अगर होती भी है प्लान ऑफ एक्शन में तो कोई फायदा नहीं होता है। तीसरा, अमेज़न की पॉलिसीज का जानकारी रखना। कभी भी आप अपने प्लान ऑफ एक्शन में अमेज़न की पॉलिसीज के बारे में जरूर मेंशन कीजिए कि आप अमेज़न की पॉलिसीज पे कैसे वाकिफ हैं और उन सारे पॉलिसीज को आप जान चुके हैं और वो सारे पॉलिसीज आप फ्यूचर में बिल्कुल नहीं अमेज़न में ब्रेक करेंगे। चौथा, तथ्य यानी फैक्ट्स। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि प्लान ऑफ एक्शन में आप हमेशा तथ्य पे ही बात करें, फैक्ट से या तथ्य से बाहर होकर बात ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्लान ऑफ एक्शन रिजेक्ट होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में हमारे अमेज़न के डिटेल सस्पेंशन के रीजंस और उनके वे आउट्स हम आपको बताए हैं और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल या एक डिटेल या सब्जेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन कैसे बना सकते हैं वो भी हम एक डिटेल वीडियो में हम मेंशन किए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है हम किसी सस्पेंशन का रीजन या कोई टॉपिक कवर नहीं किए हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। हमको आपका कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक्स पे भी हमको वीडियो बनाना चाहिए तो अपने सजेशन या रिकमेंडेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और साथ ही साथ अगर आपके भी कोई अकाउंट जो सस्पेंडेड पड़ा हो या फिर कोई एएसआई वो भी सस्पेंडेड पड़ा हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस हैम्पर हो रहा है तो प्लीज बिग फैक्शन को कांटेक्ट कीजिए और हमें मौका दीजिए ताकि हम आपके बिजनेस को वापस ऑन ट्रैक ला सकें और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ भी आपको रिकमेंडेशन और इनपुट्स भी दे सके। तो दोस्तों, देर किस बात की है, नीचे हुए डिटेल्स पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें मौका दें कि हम आपके बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ बढ़ा सकें। सो दोस्तों, बिग फैक्शन से बने रहने के धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक चीज और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। बिग फैक्शन से बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।